हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। हमने एक नया मॉड्यूल स्टार्ट किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि केमिकल ऑपरेटर्स के लिए जो कि प्लांट को ऑपरेट कर रहे हैं। वो पूरा का पूरा मॉड्यूल आपके लिए एक नया आपको वो नॉलेज देगा जो किसी भी ऑपरेटर के पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस का जवाब आपको इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। हमने इस मॉड्यूल में इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया था, जो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। पहला एस्पेक्ट जो मैंने चूज किया था वो है सेफ्टी एस्पेक्ट, जो कि किसी को भी प्लांट में पता होना चाहिए। और आपसे पूछा भी जाता है कि सेफ्टी में क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सेफ्टी के क्वेश्चंस का बराबर और अच्छे से जवाब दें। तो हमने जो स्टार्ट किया है उसमें मैं सबसे पहले सेफ्टी एस्पेक्ट्स में स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि किसी भी प्लांट में केमिकल प्लांट्स आर ऑलवेज हैजार्डस। तो अगर आप केमिकल प्लांट में काम कर रहे हैं तो ये बेसिक सेफ्टी नॉलेज आपके पास आपके प्लांट में ऑपरेशंस को तो स्मूथ करेगी ही, उससे ज़्यादा जरूरी होगी कि आपके प्लांट में आपको सेफ रखेगी, आपके प्लांट में आपके साथ में काम करने वालों को सेफ रखेगी, और आप जिस इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं वो इक्विपमेंट भी सेफ रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं ये सेफ्टी मॉड्यूल। इस सेफ्टी मॉड्यूल को मैं कुछ स्टेप्स मैंने बांटा है जो कि आपको आने वाले बेसिक चीज़ें जो किसी भी प्लांट में काम करने वाले को पता होना चाहिए। तो मैं उन चीज़ों को मैंने स्पेशली डिवाइड किया है कुछ छोटे टॉपिक्स में, जो आने वाले टॉपिक्स में आपको एक एक वीडियो हर एक के ऊपर बनाऊंगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए लगता है कि परमिट टू वर्क सिस्टम फॉलो होना चाहिए प्लांट में, और लोगों को पता भी होना चाहिए। लोगों को पता नहीं होता या लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इसलिए फॉलो नहीं करते हैं। उनको लगता है कि सेफ्टी एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि परमिट सिस्टम अगर आप फॉलो करते हैं रिगरसली तो आपके प्लांट में आधे से ज़्यादा हैजार्ड्स और इंसिडेंट्स आप बचा सकते हैं। क्योंकि मेरा भी मानना है और वर्ल्ड में सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लांट्स में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि प्लांट में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। अगर हम सारे प्रोसीजर्स को ध्यान से हर एक चीज़ को अपना आँख कान नाक खुला हुआ रखेंगे और सारी प्रोसीजर जितने भी डिफाइंड है हर एक को फॉलो करेंगे रिगरसली, तो एक्सीडेंट्स को हम बचा सकते हैं होने से। तो पहला चीज़ जो मैं स्टार्ट करना है, मैंने आपको बोला कि मैं परमिट टू वर्क सिस्टम समझाने की कोशिश करूंगा। सेकेंड, MSDS, जो किसी भी प्लांट में ऑपरेट करने वाले, क्योंकि केमिकल प्लांट्स के अंदर आपके पास केमिकल्स यूज होते हैं। MSDS एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको उस केमिकल के बारे में सारी जानकारी देता है। आपको MSDS कहाँ मिलेगा और उस MSDS में आपको क्या क्या मिलेगा जो आपको पता होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे MSDS के टॉपिक में। उसके अलावा फिर हम आएंगे हीरा पे। हीरा समझना इसलिए जरूरी है कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो काम करने के लिए आपको उसका हीरा पता होना चाहिए। मतलब कि हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस, हीरा का फुल फॉर्म होता है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस। ये 2 पार्ट में है। सबसे पहले कि आपको हैजार्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। कोई भी काम करने जा रहा है तो उसमें हैजार्ड्स क्या क्या है उस काम को करने में, उसको हम फर्स्ट पार्ट में कहते हैं हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। रिस्क एनालिसिस कि वो काम से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं टू द इक्विपमेंट एंड टू द पर्सन, उसका जजमेंट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, रिस्क एनालिसिस कैसे करते हैं, वो हम हीरा के टॉपिक में समझेंगे। उसके बाद आता है हैज़ार्ड। हैज़ार्ड अगेन आपका हैज़ार्ड ऑपरेशन में क्या क्या हैज़ार्ड है कोई भी ऑपरेशन में, चाहे वो नॉर्मल ऑपरेशन हो या फिर हम कोई ऑपरेशन पहली बार करने जा रहे हैं, तो उन सिस्टम्स का हम हैज़ार्ड करते हैं। हैज़ार्ड क्या होता है वो हम फिर डिटेल में समझेंगे जब हम उसका टॉपिक उठाएंगे। PSSR आपने सुना होगा। PSSR आपने प्लांट्स में सुना होगा कि जब भी कोई प्लांट स्टार्ट होता है या फिर बहुत टाइम के बाद स्टार्ट होता है या फिर कोई बड़े मेंटेनेंस के बाद स्टार्ट होता है या प्री कमीशनिंग या कमीशनिंग के बाद स्टार्ट होता है, तो हम उस प्लांट का PSSR करते हैं। PSSR मतलब होता है प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू।
तो प्री स्टार्टर सेफ्टी रिव्यू में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हमको क्या क्या चीज़ मॉनिटर करने जब हम PSSR करने जा रहे हैं, वो हम PSSR के टॉपिक में समझेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा SOP के ऊपर एक टॉपिक जरूर बनाने की कोशिश करता हूँ, चाहता हूँ कि बनाऊँ, क्योंकि SOP आपका सेफ्टी का एक बहुत मेजर पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि SOP क्या होता है और SOP मेजर इंसिडेंट रिमूवल क्यों है। तो SOP के ऊपर बात करेंगे। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्यों होने चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे प्लान्स में आप देखेंगे कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस सिचुएशंस के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते। ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताते हैं कि अगर आपके प्लान में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, एक आग लग गई, या कहते हैं कि जो है कोई चीज़ लीक हो गया या कोई चीज़ बंद हो गई, तो उस चीज़ में जो प्लांट को ऑपरेट कर रहा है वो सबसे पहला स्टेप क्या ले, और फिर उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद कि उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपका प्लांट रेडी है और आपके ऑपरेटर्स भी रेडी है कि अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले क्या करना है। ये सब होने के बाद एक लास्ट बट सबसे बड़ी चीज, इन सबको कवर करता हुआ प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट है। वो आपको प्लांट के अंदर सेफ्टी के क्या क्या पैरामीटर्स और कैसे सेफ्टी को मैनेज किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए ही चाहिए, वो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट की जब बात करूंगा तो मैं आप तक वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं सीधे परमिट टू वर्क सिस्टम पे आता हूँ। परमिट टू वर्क सिस्टम में मैंने पिछली बार भी आपसे पिछले वीडियो में एक छोटा सा ब्रीफ दिया था। मैं वापस से वो ब्रीफ को थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ और फिर उसको एलैबोरेट करता हूँ। मेरे हिसाब से परमिट टू वर्क सिस्टम, जितने टाइप के परमिट्स हैं, पहले मैं टाइप्स ऑफ परमिट बता देता हूँ। कई बार आपसे पूछा जाता है कि आपके प्लान में कौन कौन से टाइप ऑफ परमिट्स होते हैं और कौन कौन से टाइप ऑफ परमिट्स होने चाहिए। मेजर सबसे पहला होता है कोल्ड वर्क परमिट। सेकेंड, हॉट वर्क परमिट। थर्ड इज confined स्पेस परमिट। फोर्थ इज वर्क एट हाइट परमिट। एंड फिफ्थ आपका, जो ज्यादातर प्लांट्स में बाइफरकेट करके अलग नहीं लिया था, बट मेरे हिसाब से बाइफरकेशन होना चाहिए, वो होता है वेसल एंट्री परमिट। मैं इन परमिट्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, मैंने ये सिर्फ ये 5 बाइफरकेशन इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये हर प्लांट में आपको इतने बेसिक परमिट्स तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि इतनी चीजें आपके पास प्लांट में काम होते ही रहते हैं जो रेगुलर रूटीन में होते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के परमिट्स हो सकते हैं, जनरल वर्क परमिट्स, एक्सकवेशन परमिट, या फिर मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप के परमिट्स है, केमिकल एंट्री परमिट, या फिर कहते हैं आप सॉरी मेरे हिसाब से मतलब इन टाइप के परमिट्स होते हैं। अभी इनर्ट एनवायरनमेंट में एंट्री करने के लिए उसके लिए भी अलग स्पेशल परमिट बनते हैं, लेकिन ये सब परमिट्स आपके हर प्लांट में नहीं होते। ये जितने प्लांट मैंने लिस्ट किए हैं परमिट्स, ये आपके ऑलमोस्ट हर प्लांट में होते हैं और हर प्लांट में आपके इन परमिट्स का यूज होता ही होता है और इतने काम होते ही होते हैं। इसके अलावा जितने परमिट्स हैं, हम उन सब परमिट्स को किसी न किसी में इंक्लूड कर सकते हैं। अभी इन जितने भी परमिट्स हैं, इन परमिट्स के अंदर आपके हो सकता है आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, उसमें आपके 2 परमिट्स एक साथ क्लब हो रहे हैं, मतलब एक हॉट वर्क तो दे ही रहे हैं, साथ में वर्क एट हाइट भी उसमें, तो वर्क एट हाइट में आपको हॉट वर्क करना है। तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उस टाइम पे आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो हम समझते हैं। परमिट में सबसे पहले जो समझने वाली चीज है वो है कि परमिट इशू कौन करता है और परमिट एक्सेप्ट कौन करता है। परमिट सिस्टम समझने के लिए एक समझते हैं परमिट सिस्टम कैसे काम करेगा। तो ये तो मैं टाइप्स ऑफ परमिट होता है।
अभी हम समझते हैं कि आपको प्लांट में, आप प्लांट ऑपरेटर हैं, आप प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि प्लांट में कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप आता है वो स्टेप आता है इनिशिएशन ऑफ परमिट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? परमिट का इनिशिएशन करना, कि आपने परमिट को इनिशिएट किया कि आपके हिसाब से ये परमिट या ये काम जरूरी है प्लांट में, फॉर द हेल्थीनेस ऑफ द प्लांट, फॉर द हेल्थीनेस ऑफ द इक्विपमेंट एंड फॉर द हेल्थीनेस ऑफ द पर्सन हु इज वर्किंग अपॉन इट। तो उसके लिए आपको एक परमिट इनिशिएट करना पड़ता है। दिस इज ओनली अ नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सारा चीज डिजिटलाइज होगा। हो सकता है कि आपने अपने लॉगबुक में आपने लिख दिया कि ये काम बाकी है, या ये चीज आपने अपने शिफ्ट इंचार्ज को या अपने प्रोडक्शन मैनेजर को, शिफ्ट सुपरवाइजर को, डे सुपरिटेंडेंट को, किसी को भी आप किसी भी फॉर्म में नोटिफाई कर सकते हैं, वाया मेल्स कर सकते हैं कि ये काम होना चाहिए, इस इक्विपमेंट में ये इशू है। आपने इनिशिएशन कर दिया, आपने सबको बता दिया कि एक नोटिफिकेशन जनरेट करके, नोटिफाई करके, चाहे वो अपने लॉगबुक के थ्रू या फिर वाया मेल या कैसे भी, कि ये काम पेंडिंग है और ये आपने इनिशिएट किया। पहला स्टेप, ये स्टेप कोई भी कर सकता है प्लांट में। जितने भी लोग प्लांट में काम करते हैं, ये पहला स्टेप कोई भी कर सकता है। इनिशिएशन हो सकता है कि जो मेंटेनेंस वाला आदमी है वो खुद बता दे कि मेरे प्लांट में या मेरे इक्विपमेंट में कुछ प्रॉब्लम है और मुझे उसके ऊपर काम करना है। तो इनिशिएशन स्टेप कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट होता है अप्रूवल एट स्टेज 1 ऑफ नोटिफिकेशन। यह अप्रूवल का स्टेप इसलिए आता है कि आप प्लांट में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि पंप में प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है कि जो उस पंप का ज्यादा जानकार है, हो सकता है मेंटेनेंस टीम का जो इंजीनियर, लीड इंजीनियर हो या उसका हेड हो, वो उस जगह पे गया, आपने नोटिफाई तो किया, वो वहां पे गया, उसने देखा, उसके हिसाब से लगता है कि नहीं, ये पंप मेरे हिसाब से बराबर चल रहा है, बिकॉज वो उस पंप के बारे में ज्यादा जानता है। वो सोचता है, गया, उसने चेक किया, वाइब्रेशन चेक किया, साउंड चेक किया, उसको लगता है टेम्परेचर चेक किया, उसका सब कुछ नॉर्मल है, उसके हिसाब से पंप नॉर्मल है, तो वो क्या करेगा, वो इस नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो उसके हिसाब से ये काम करना जरूरी नहीं है, तो ये नोटिफिकेशन अगले स्टेप पे गया ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत होती है। वो अप्रूवल जो है, हो सकता है जो भी उस परमिट का पहला अप्रूवल आएगा, वो अप्रूवल किसके थ्रू आएगा? हो सकता है कि मेंटेनेंस का इंजीनियर, अगर वो मेंटेनेंस का पॉइंट है, और अगर वो प्रोसेस का पॉइंट है तो प्रोसेस वाला भी चेक करके बताएगा कि हमें जरूरत है, तो अप्रूवल करना है या डिनाई करेगा कि ये काम करना है या नहीं करना है। तो पहले स्टेप का, पहले स्टेज का अप्रूवल जरूरी होता है। ये अप्रूवल होने के बाद अगला स्टेप जो आता है वो आता है परमिट जनरेशन का। परमिट जनरेशन में क्या होता है? परमिट जनरेट कौन करता है? पहले ये चीज, और फिर जनरेशन कैसे करता है वो सेकंड पॉइंट। तो सबसे पहले जनरेट कौन करता है? परमिट जनरेट वही कर सकता है जो कि उस एरिया का इंचार्ज है, मतलब वो एरिया जिसके अंडर में आता है, जिसकी अथॉरिटी में आता है, वही उस एरिया का परमिट इशू कर सकता है, वही उस एरिया का इशूअर हो गया। जैसे अगर कोई प्रोसेस के अंडर में आ रहा है, एक पंप रन कर रहा है, प्रोसेस के पास वो है, वो पंप में अगर कुछ भी होता है तो उसका जो इशूअर होगा वो कौन इशू करेगा? प्रोसेस वाला, ऑपरेशन वाला, जो कि उस पंप को ऑपरेट कर रहा है। यहीं पे अगर ये पंप फायर स्टेशन में होगा तो फायर स्टेशन का जो फायर का शिफ्ट इंचार्ज होगा वो परमिट इशू करेगा। यहाँ पे अलग चीज है, जो उस एरिया का इंचार्ज होगा वो होता है इशूअर।
तो यहाँ पे सबसे पहले जनरेशन के लिए जनरेट कौन करता है? इशूअर जनरेट करता है, और इशूअर कौन है? एरिया इंचार्ज। परमिट जनरेशन का जो अथॉरिटी है वो एरिया इंचार्ज को इसलिए दी गई है क्योंकि किसी भी एरिया में जो उसका अथॉरिटी है वही जानता है कि उस एरिया में क्या काम चल रहा है, सिवियरिटी ऑफ द वर्क, उस इक्विपमेंट के अंदर क्या भर के रखा है किसी भी पॉइंट पे, उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी क्या वैल्यू है, और अगर वो चीज़ खाली करनी है तो उसको ड्रेन कहाँ करना है, कहाँ उसको ट्रांसफर करना है, उस पूरे सिस्टम को आइसोलेट कैसे करना है, और उस सिस्टम को रेडी कैसे करना है मेंटेनेंस टीम के लिए जो कि उस परमिट का एक्सेप्टर होगा। इसलिए परमिट का इश्यूअर का अथॉरिटी किसको दी गई है? जो कि उस एरिया का इंचार्ज होगा। ये हो गया पहला चीज कि परमिट इशू कौन करेगा, जनरेशन कौन करेगा। अभी दूसरी चीज जनरेट करेगा तो कैसे करेगा। अभी क्या है, जनरेट कैसे करेगा उस पॉइंट में दो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले वो जनरेट करने के लिए जो भी इशूअर होगा वो उस इक्विपमेंट पे खुद जाएगा, विजिट करेगा। जैसे किसी टैंक पे काम करना है, टैंक का एजिटेटर वो एजिटेटर पे काम करना है, तो एजिटेटर पे काम करने के लिए हो सकता है कि पूरा का पूरा एजिटेटर निकालना पड़े, या फिर हो सकता है सिर्फ मोटर से काम चल जाए, मोटर में कुछ इश्यू हो सकता है कि उसके गियर बॉक्स में कुछ इश्यू हो सकता है उसका ब्लेड टूट गया हो। तो अगर इन सारे सिनेरियोज में अगर आपको इक्विपमेंट टैंक को खाली करना है कि नहीं करना है तो कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कितना टाइम लगेगा, वो खाली करने के बाद आपको उस एरिया को पूरा का पूरा उसमें और क्या क्या हैजार्ड्स हैं, वो काम करने के लिए कौन कौन से पीपीई की जरूरत पड़ेगी रिलेटेड टू कौन सा मटेरियल उस टैंक के अंदर है, ये सारा का सारा जो नॉलेज होता है वो होता है आपके एरिया इंचार्ज के पास। इसलिए परमिट जनरेशन का अथॉरिटी आपको एरिया इंचार्ज को दी गई है। तो ये हो गया परमिट जनरेशन का पॉइंट। अभी जब परमिट जनरेट होता है तो जनरेशन में आपके पास क्या क्या पॉइंट आता है। मैंने जैसे बात की पीपीई कौन सा यूज होगा, आइसोलेशन कैसे कैसे करना है, नेचर ऑफ वर्क कैसा रहेगा, देन टूल्स एंड ट्रैकर्स कौन से यूज होंगे, एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स कौन कौन से लेना है। ये सारा का सारा किसको पता होता है? परमिट जनरेटर को, जो एरिया इंचार्ज है उसको पता होता है। इसलिए परमिट जनरेट करने का काम किसका है? इशूअर का, जो इशूअर एरिया इंचार्ज है। अभी ये सारा काम लिख करके परमिट में आता है और ये लिख करके आपको परमिट जनरेटर इशूअर दे देता है। वो एरिया में जाएगा, वहां पे चेक करेगा पेरेंट सिनेरियो कैसा है, इस समय क्या क्या काम है, हमको क्या क्या आइसोलेट करना है, वो सारा का सारा आइसोलेशन करके परमिट जनरेट करके ये सारी चीजों को फिल करके फिर परमिट जनरेट कर देता है। ये जनरेशन के पास आता है, नोटिफिकेशन या फिर बताया जाएगा किसको? यहां से आएगा ये एक्सेप्टर के पास। एक्सेप्टर कौन होता है? एक्सेप्टर हो गया आपका मेंटेनेंस टीम, या फिर सिविल टीम हो सकती है, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है जो कि उस काम को एग्जीक्यूट करने वाली है। तो एक्सेप्टर आपका कौन सा हो गया? मेंटेनेंस टीम या वर्क एग्जीक्यूटर, एक बार में बोल देते हैं वर्क एग्जीक्यूशन टीम। वो आपकी परमिट एक्सेप्टर हो गई। वो क्या करेगी?
इशूअर ने उस परमिट पे जितना कुछ लिखा है वो सारा का सारा परमिट का डेटा वो पढ़ेगा, समझेगा, डिस्कशन करेगा। उसके हिसाब से हो सकता है कि उसने जो टूल्स एंड टैगर्स लिखे हैं वो कम पढ़ रहा है, वो उसमें कोई चीज ऐड भी कर सकता है, सबट्रैक्ट भी कर सकता है। उसके हिसाब से नेचर ऑफ वर्क, आपने कहा है कि वर्क एट हाइट है, उसका मतलब लगता है कि वर्क एट हाइट के साथ साथ वहां पे मुझे हॉट वर्क भी करना पड़ेगा, तो वो नेचर ऑफ वर्क भी चेंज कर सकता है। तो आपका परमिट जो है वो नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से आपका परमिट भी चेंज हो सकता है। ये सब करने के बाद जब वो परमिट उसके पास आता है, वो फील्ड में जाके चेक कर रहा है कि जो जो चीज परमिट पे लिखी है, एक्सेप्टर इश्यूअर ने जो लिख के दिया है, क्या फील्ड में भी वही है। तो दोनों लोग वहां पे जाएंगे और परमिट को वेरीफाई करेंगे कि जितना चीज उसमें लिखा है वो चीज ओके है। ये सब होने के बाद आपका एक्सेप्टेंस होगा, अपना साइन किया जाएगा। साइन करने के बाद फिर आपका एरिया एग्जीक्यूटिव जो होगा वो आपको सब कुछ चेक करने के बाद वो साइन करके देगा कि हाँ भाई जो आइसोलेशन बोले थे वो आइसोलेशन हो गए, जो ड्रेन करना था ड्रेन हो गया है, जो नेचर ऑफ वर्क था जैसा जैसा परमिट में लिखा है वैसा वैसा हो गया है, टूल्स एंड टैगर्स जो जरूरी थे वो सब आ गए हैं। प्रिकॉशन मेजर्स में अगर हॉट वर्क है तो वहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए वो सब का सब आ गया है। पीपीज जो थे वो सब पीपीज अवेलेबल हो गए। ये सब होने के बाद ही एरिया एग्जीक्यूटिव साइन करके और परमिट को ओपन करता है कि हाँ भाई अभी आप काम कर सकते हो, मैंने ओपन कर दिया, मैंने अपनी फील्ड में चेक कर लिया, एवरीथिंग इज फाइन एंड अकॉर्डिंग टू द परमिट उसने जो है एरिया एग्जीक्यूटिव ने उस पर साइन कर दिया है, काम चालू हो गया। ये हो गया परमिट का फ्लो। काम चालू होने के बाद आपका काम चलता रहता है, एक शिफ्ट दो शिफ्ट जितना भी जा रहा है वो नेचर ऑफ वर्क और टाइप ऑफ परमिट के बेसिस पे कहाँ तक एक्सटेंड होता है वो हम अभी अलग अलग डिफाइन करेंगे। अभी आपका एरिया एग्जीक्यूटिव ने साइन कर दिया, आपका काम चल रहा है, काम खत्म हो गया। काम खत्म होने के बाद जब आपका परमिट क्लोजर पे आता है, परमिट क्लोजर में सबसे पहले कौन परमिट क्लोज करता है? आपका एक्सेप्टर जो था वो परमिट क्लोज कर देगा, उसकी साइड से काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपका एरिया एग्जीक्यूटिव जाएगा फील्ड में, वो उस पंप को चेक करेगा जिसके लिए काम हुआ है, काम बराबर हुआ है, रन करके देखेगा, ट्राई रन करके देखेगा, टेस्टिंग करेगा उसकी। उसके बाद एरिया पूरा का पूरा क्लीन कर दिया है, जैसा उसने हैंडओवर किया था वैसा का वैसा उसको वापस मिला है कि नहीं, वो चेक करने के बाद आपका एरिया एग्जीक्यूटिव क्लोज करेगा। एरिया एग्जीक्यूटिव क्लोज करने के बाद आपका आएगा एरिया इंचार्ज के पास। एरिया इंचार्ज परमिट क्लोज करेगा और परमिट वहां से क्लोज हो जाता है। ये है सिंपल फ्लो एक परमिट का। इसमें दो तीन पॉइंट बहुत छोटे छोटे और हो सकते हैं। अगर आपका नेचर ऑफ वर्क हैजार्डस है, हॉट वर्क परमिट है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री है, वेसल एंट्री है, या वर्क एट हाइट जो कि बहुत ज्यादा है, तो उन सारे केसेस में आपका एक्सेप्ट होने के पहले इश्यूअर जहां पे इश्यू करता है, इश्यू होने के बाद आपके अप्रूवल के स्टेजेस आ जाएंगे। अप्रूवल स्टेज में आपका ये परमिट अप्रूवल में जाएगा, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूवल में पहुंच गया कि ये काम करना भी है कि नहीं, क्योंकि ये इसका नेचर ऑफ वर्क बहुत हैजार्डस है। तो सबसे पहले हो सकता है आपके यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन मैनेजर हो वो डिपेंडिंग अपॉन द वर्क हो सकता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री है और 6 बजे के बाद है, तो इसमें आपका सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर से भी काम नहीं चलेगा। फिर उसमें आपको जो है प्रोडक्शन जीएम एंड हो सकता है कि प्लांट हेड की भी काफी अप्रूवल लगे। सो दिस अप्रूवल स्टेटस भी आपके पास आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क। ये तो हमने डिस्कस कर लिया परमिट का फ्लो।
कि परमिट का फ्लो कहाँ से कैसे क्यों जाता है। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो लोग पूछ लेते हैं कि परमिट होता क्या है और परमिट की जरूरत क्यों है। आपको लग रहा है मैंने सवाल मुझे पहले आंसर करना था, लेकिन मैं सवाल बाद में आंसर कर रहा हूं। परमिट का सिस्टम समझाने के बाद वो क्यों, वो आपको आंसर में समझ में आएगा। ये परमिट एक जनरेट हुआ है जिसमें कि एक काम होना है। वो काम किसके एरिया में होना है? एरिया इंचार्ज के एरिया में होना है। करने कौन वाला है? एक थर्ड पार्टी करने वाली है या थर्ड डिपार्टमेंट करने वाला है। तो अगर ये परमिट क्या जस्टिफाई करता है? परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट, परमिट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट किसका है? एक एरिया इंचार्ज के द्वारा दिया गया एक एक्सेप्टर को, एक थर्ड पार्टी को, एक एग्जीक्यूटर को, जो कि इसके एरिया में आकर के काम करे। वो काम क्या करने वाला है वो भी बराबर लिख के दिया गया है कि क्या क्या काम करना है। इसने वो काम सौंपने से पहले कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस और क्या क्या चीजें की हैं, कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट प्रिवेंशन के लिए वो सब कुछ वो उसमें करेगा, टिक करेगा और फिर वो भर के देगा। इसके बाद जाकर के एक्सेप्टर काम करता है। एक्सेप्टर भी फील्ड में जाकर के ये सब चीजें चेक करेगा कि ये चीजें जो उसने लिख के दी हैं वो सारी की सारी सच में हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई तो वो परमिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सारी चीज होने के बाद तीसरा उसमें रोल आता है एरिया एग्जीक्यूटिव का। जो चीज लिखा है उसके एरिया में जो एग्जीक्यूटिव उस एरिया का होगा वो भी इस चीज को चेक करेगा कि जो दोनों ने एक्सेप्ट किया है वो सच में एक्चुअली फील्ड में है कि नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एरिया में उस एग्जीक्यूटिव की जिसके सामने वो काम हो रहा है। अब ये लीगल डॉक्यूमेंट इन तीन लोगों के बीच में है कि कल को ये डिनाई नहीं कर सकता, लिख करके दिया है इसने कि ये सारे काम मैंने करके दिए हैं। इसका वेरिफिकेशन इस एक्सेप्टर ने किया है। तो अगर इन सब सिस्टम के बाद भी अगर कोई इंसिडेंट होता है तो गलती किसकी आती है? एक्सेप्टर ने काम सही किया है कि नहीं। अगर एक्सेप्टर ने भी सारा काम सही किया है फिर उसके बाद जा सकता है कि इशू कहां पे आया है, प्रोसीजर्स में गलती है या किसी और चीज में। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है परमिट, आपको बताने के लिए कि इशूअर ने सही काम किया है, एक्सेप्टर ने सही काम किया है, एग्जीक्यूटिव ने सही काम किया है, ये सारा काम सही हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। कल को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने किया या मैंने नहीं किया। तो परमिट का काम ये है। ये तो हो गया परमिट का फ्लो, जो मैं इस वीडियो में, मैं सोचता हूँ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इस परमिट के फ्लो को यहाँ पे एंड करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ कि हॉट वर्क परमिट क्या होता है और हॉट वर्क परमिट कैसा बनना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको नोट करनी है, क्या क्या चीज़ें टिक करनी है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तब तक के लिए थैंक यू।